जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में उपस्थित हैं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हमारे बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर सभी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है G20 शिखर सम्मेलन। और मैं अपने करंट अफेयर्स की कड़ी को, डेली वेजेस की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। और इसलिए भी हूं क्योंकि इस मुद्दे को हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं और यह मुद्दा इस बार का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बाली इंडोनेशिया में जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, वह बाली एक भारतीय सांस्कृतिक, भारतीय सभ्यता का द्वीप है। और अगले साल भारत में इसका आमंत्रण मिला हुआ है। भारत में अगला G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में यह बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप सबको मालूम होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक मजबूत जो देश हैं, वही इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों, इसका मैं इतिहास भी बताऊंगा, इसका भौगोलिक परिस्थितियां भी बताऊंगा, इसका जनांकीय परिस्थितियां भी बताऊंगा, इसके वर्तमान मुख्य बिंदुओं को भी रेखांकित करूंगा, तथा अगले साल होने वाले भारत में G20 शिखर सम्मेलन की जो संभावित परिकल्पनाएं हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा दोस्तों। तो यह मैं पहले इसके इतिहास से प्रारंभ करता हूं कि इसका इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जी हमने एक जो चार्ट आपके सामने बना रखा है, यह ऊपर इसके इतिहास को रेखांकित करता है, जबकि दोनों तरफ 17वां और 18वां G20 शिखर सम्मेलनों के संबंधों में चर्चा की गई है। तो हम सबसे पहले बता दूं कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और 1999 में जर्मनी के बर्लिन में G8 शिखर सम्मेलन हो रहा था। उसी सम्मेलन में G20 के लिए एक संगठन बनाने हेतु परिकल्पना तय की गई थी। तो माना जाता है कि G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 1999 में की गई थी, जबकि 2008 में, उसके पहले 7-8 के परिस्थितियों में एक भयानक आर्थिक संकट आई थी। दोस्तों, याद होगा आपको, क्राइसिस लॉकआउट की स्थिति बनी थी। और दुनिया भर के जो विकसित देश थे खासकर, वह 2008 के आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 2008 के आर्थिक मंदी से जूझने की परिस्थितियों में ही एक सम्मेलन हुआ था। वह सम्मेलन हुआ था 2008 में वाशिंगटन में। और वाशिंगटन में जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि G20 शिखर सम्मेलन के सभी राष्ट्राध्यक्ष और शासना अध्यक्षों ने भाग लिया था। तो इस तरह से एक मजबूत स्वरूप में लाने का प्रयास 2008 में हुआ था, जबकि इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। हालांकि मैं बता दूं, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, लेकिन इसका मुख्य मकसद क्या है दोस्तों? वह पहले मकसद था वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए नीति समन्वय स्थापित करना था। दोस्तों, मैं बता दूं कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए काम करना था। हालांकि आज G20 शिखर सम्मेलन अपने स्वरूप को व्यापक करते हुए कई मुद्दों को अपने साथ जोड़ लिया है, जिसमें शांति, सुरक्षा, जिसमें पर्यावरणीय मुद्दा, जनांकीय मुद्दा, और भी बहुत सतत विकास से लेकर स्थिर समृद्ध विश्व को बनाने में विकसित देश और विकासशील देश दोनों मिलकर कैसे काम कर सकें, इन बिंदुओं को मुख्य मुद्दा बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों, G20 जो संगठन है, वह मुख्य रूप से मैं बता दूं कि G20 सम्मेलन का या G20 संगठन का इतना बड़ा प्रभाव है दुनिया में कि 85% वर्ल्ड जीडीपी का 85% कवर करने वाला कोई संगठन है तो वो G20 संगठन है। दुनिया में लगभग 75% आर्थिक व्यापार अगर किसी के बीच में होता है तो G20 संगठन सदस्यों के बीच में होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि दुनिया भर के 2/3 जनसंख्या अगर कहीं रहती है तो वह G20 संगठन के सदस्य देशों में रहती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मात्र दुनिया के 20 देश दुनिया की लगभग 80% से ऊपर परिस्थितियों को गेन कर रही है। और इस 80% परिस्थितियों के द्वारा लिए गए निर्णय या इनके द्वारा किए गए कार्य से
पूरी दुनिया प्रभावित होती है या प्रभावित होकर ही रहेगी। इसीलिए इस संगठन की भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाती है और जहां भी सम्मेलन होता है वह दुनिया भर की मीडिया तथा दुनिया भर के विचारकों के नजर पर रहती है सम्मेलन। उसके लिए लोग पहले से तैयारी किए रखते हैं कि G20 के सदस्य देशों द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसका आगामी भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बता दें कि इसका इतिहास ये था। अब इसमें मैंने ये जोड़ने का आपको प्रयास किया है कि पहले कि इस G20 सम्मेलन संगठन के जो सदस्य हैं वह 20 हैं, क्योंकि इसका नाम ही G20 है। और वह 20 कौन कौन से देश हैं जो इसमें शामिल हैं, तो इसको भी मैंने बहुत इजी वे में कैटेगराइज कर दिया है और उसको बताने का प्रयास करूंगा कि कहां से शुरुआत करें और कैसे कैसे जानते हुए हम इन 20 देशों की चीजों को जान पाए, 20 देशों के संख्या को समझ पाए। तो मैं बता दूं कि दोस्तों कि पहले दुनिया में अगर पृथ्वी के ग्लोब को देखा जाए तो हम पश्चिम से शुरू कर रहे हैं और पूरब में हम लोग रहते भी हैं और पूरब तक आकर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं पश्चिम में सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें हम सभी महाद्वीपों का नाम लिखे हैं और उन्हीं महाद्वीपों से कौन ऐसे देश हैं जो G20 के सदस्य देश हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। तो पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। दोस्तों उत्तरी अमेरिका से 3 देशों को शामिल किया गया है, अमेरिका को शामिल किया गया है, कनाडा को शामिल किया गया है और मैक्सिको को शामिल किया गया है। नेक्स्ट महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से दोस्तों 2 देश है जिसमें एक ब्राजील को शामिल किया गया है और एक अर्जेंटीना को शामिल किया गया है। उसी तरह से दोस्तों फिर हम यूरोप में देखते हैं तो यूरोप में 6+1 देश लिखा हुआ है। दोस्तों 6+1 का मतलब ये हुआ कि 6 देश हैं और उन देशों को मैं काउंट करा दूं, रसिया है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है और तुर्की है। ये यूरोप के 6 देश हैं। अब +1 इसलिए लिखा हूं क्योंकि यूरोप के ही यूरोपियन यूनियन को भी एक सदस्य दर्जा दिया गया है, तो इसलिए 6+1 हो जाता है। और यूरोपियन यूनियन एक खुद ही बड़ा संगठन है जो यूरोपियन देशों का ही एक संगठन है, उसको भी इसमें सदस्य देश का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक देशों की संख्या अगर देखते हैं तो यूरोपियन देशों की संख्या हो जाती है जो 6+1 = 7 मान लिया जाता है। तो उसके बाद हम अफ्रीका में देखते हैं तो सिर्फ दोस्तों अफ्रीका में एक देश है जो आर्थिक ताकत के बल पर G20 का सदस्य देश है, वह है दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका मात्र अफ्रीका से एक देश है जो G20 का सदस्य देश है। उसके बाद एशिया में आते हैं तो दोस्तों एशिया में 6 देश आते हैं। एशिया में 6 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, उसको काउंट कर लिए। जापान है एशिया में, दक्षिण कोरिया है एशिया से, चीन है एशिया से, भारत है एशिया से, इंडोनेशिया है एशिया से और सऊदी अरब है एशिया से। यह 6 देश दोस्तों एशिया के देश है जो G20 के सदस्य देश हैं। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही इसमें सदस्य दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस तरह से मैं बता दूं यह 20 देश आपके सामने मैं काउंट करा दिया और इजी वे में आप अगर मैप पर अपने चार्ट को खोलकर देखने का प्रयास करेंगे तो मैं बहुत ही आसान तरीके से मेरे बताने के क्रम को अगर आप चार्ट वाइज समझने का प्रयास करेंगे तो बेहद आसान तरीके से आप समझ जाएंगे कि वो दुनिया के 20 देश कौन से हैं जो G20 संगठन के सदस्य हैं। अब हम बता दें दोस्तों कि इसके 2 पार्ट हम किए हुए हैं और 2 पार्ट में मैंने क्या किया है उसको आपको बताऊं कि 2 पार्टों में मैंने एक 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन बाली में हुआ है उसकी विशेषताओं को उल्लेखित करने का काम किया है और अगली बार जो भारत में होगा 2023 में वह 18वां होगा, उसकी विशेषताओं को इधर मैंने उल्लेखित किया है आपके सामने दर्शाकर। तो मैं पहले बता दूं कि यह जो सम्मेलन हुआ है 15 से 16 नवंबर 2022 को हुआ है। आज भी 16 नवंबर है और कल यानी कल और आज अर्थात 15 और 16 नवंबर 2022 को 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है और कहां पे हुआ है, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। आप देख सकते हैं बाली इंडोनेशिया का खुद ही एक द्वीप है और एक द्वीपीय प्रांत है, वहीं पर इसका सम्मेलन हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि पहले हम इसी को कवर करते हैं। दोस्तों मैं इसके मुख्य बिंदुओं को दर्शाने का प्रयास करूं तो देखेंगे आप इसमें कि मुख्य बिंदुएं जो
बाली G20 शिखर सम्मेलन में दर्शाई गई हैं, उसमें रूस और यूक्रेन के बीच चर्चा की गई है। जैसा कि आपको रूस और यूक्रेन की मुद्दों पर चर्चा की गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस समय रसिया यूक्रेन लगातार युद्ध की विभीषिका से जल रहे हैं और इसका प्रभाव दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है, चाहे वो खाद्य संकट के रूप में पड़ रहा हो, चाहे महंगाई के रूप में पड़ रहा हो, चाहे सामरिक असंतुलन के रूप में पड़ रहा हो। जिस भी तरह से देखा जाए, दुनिया इस समय इस मुद्दों को लेकर परेशान है, उस बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। दूसरा इस पर क्या चर्चा हुआ है, खाद्य एवं ऊर्जा संकट। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि उपर्युक्त अर्थात रूस यूक्रेन मामलों को लेकर दुनिया भर में खाद्य एवं ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो गया है। इधर कोविड की विभीषिका से दुनिया निकली है आगे, जिसकी वजह से खाद्य संकट हुआ है, और उधर यूक्रेन और रसिया के बीच मुद्दों को लेकर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है, उस पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखा जाए, वैश्विक आर्थिक संकट। दोस्तों, जब किसी न किसी तरह से आर्थिक संकट, जब ऊर्जा, खाद्यान्न इत्यादि प्रकार के परिस्थितियों का सामना दुनिया कर रही है, निश्चित तौर पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इस बिंदु को भी टच करने का काम किया गया है, इस बिंदु को भी इस सम्मेलन में उठाने का काम किया गया है। अगला देखेंगे, अशांति और अस्थिरता। जब इतने सारे संकट एक साथ खड़े हो जाएं तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के देशों में अशांति उत्पन्न होती है, अस्थिरता उत्पन्न होती है। इस बिंदुओं को भी टच करने का काम किया गया है। आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसी शिखर सम्मेलन में 15 नवंबर को जो भाषण दिए हैं, उसमें मुख्य बिंदुओं को उन्होंने भी टच करने का प्रयास किया है, जिसमें ऊर्जा संकट के बढ़ोतरी की बात किया है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण पर विशेष बल देने की जरूरत है। यूएन की भूमिका पर भी उन्होंने एक तरह से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कि अपनी भूमिका से भटक गया है, जो अपनी वर्तमान परिस्थितियों के साथ चलने के बजाय वह अपनी पुरानी और कुछ ही देशों के चंगुल में फंसकर ही रह गया है, इसको भी प्रधानमंत्री जी इंडिकेट करने का प्रयास किए हैं। और G20 की क्षमता को बढ़ाने का प्रधानमंत्री जी ने उसमें अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है। दोस्तों, इसमें सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी विकास की बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस तरह के महामारी और संकट से निपटने के लिए दुनिया को एकजुट करने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, और नए विचारों तथा नए परिकल्पनाओं के साथ उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में जो अगला शिखर सम्मेलन होगा वो नए विचारों और नए परिकल्पनाओं को भूमिका में रखेगा, तथा ऊर्जा के साथ सामूहिक शक्ति के साथ दुनिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उस बिंदुओं पर भी चर्चा प्रधानमंत्री जी किए हैं कि अगले जो शिखर सम्मेलन है उस पर भी इस बात का उल्लेख किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का यह भी कहना है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों पर जो हक की भूमिका बनती जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों पर जो एक तरह से हम और हमारे की भूमिका बनती जा रही है, वो भी दुनिया में संघर्ष के लिए संघर्ष को बल देने का काम कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री जी इस बार बाली में उठाने का प्रयास किए हैं, और दुनिया के मीडिया के आधार पर देखा जाए, अगर दुनिया के विचारकों के आधार पर देखा जाए, तो इस बार के प्रधानमंत्री जी का भाषण ऐतिहासिक भाषण है, जिसमें भारत की भूमिका को मजबूती से रखा गया है, और यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि जो आर्थिक संकट दुनिया में बनी हुई है, उसके लिए, उससे निपटने के लिए एक आस के रूप में दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत की बड़ी बाजार की तरफ देख रही है। और इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के बड़े देशों की, चाहे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा के राष्ट्रपतियों ने भी इस बात को जरूर चिन्हित करने का कार्य किया है कि हम मिलकर चलेंगे और भारत जैसे देशों की भूमिका को मजबूती से हर जगह स्थान दिया जाएगा, जिसके आधार पर कहीं न कहीं यह विकसित और विकासशील देशों की मकसद जो है वह पूरे हो सकेंगे। तो दोस्तों, यह मुख्य रूप से था। इसमें एक प्रश्न ये बन सकता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे, मतलब जिस देश में सम्मेलन हो रहा है उस देश के राष्ट्रपति पर प्रश्न पूछ सकता है, तो उस देश के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। आप पता होगा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, और दुनिया भर में सबसे अधिक मुस्लिम कहीं रहते हैं तो इंडोनेशिया में रहते हैं, और इंडोनेशिया आबादी के दृष्टिकोण से चौथा बड़ा देश है। दोस्तों, मैं बता दूं कि चीन,
भारत, अमेरिका के बाद सबसे अधिक कहीं आबादी रहती है तो वो इंडोनेशिया में रहती है, जहां भारी मात्रा में मुस्लिम आबादी रहती है। हालांकि अगर प्रश्न पूछे कि इंडोनेशिया का कौन सा ऐसा प्रांत है या कौन सा ऐसा द्वीप है जिस पर सबसे अधिक हिंदू आबादी रहती है, तो वह बाली ही होगा दोस्तों, जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। तो इस तरह से हिंदू आबादी द्वीप पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और बेहद खूबसूरत बाली द्वीप है जहां पे इस सम्मेलन को समाप्त किया गया है। और मुद्रा जो है रुपिया रुपिया यहाँ की मुद्रा है, जिसको कहते हैं इंडोनेशियाई रुपिया। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि वहाँ की मुद्रा जो है रुपिया है। हालांकि वहाँ की राजधानी जकार्ता है दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जो जावा द्वीप पर स्थित है। हालांकि अभी उसकी राजधानी बदलने की बात की जा रही है और काली मंतर करके एक जगह है जो बोर्नियो द्वीप पर है। अब इंडोनेशिया अपनी राजधानी जावा से हटाकर बोर्नियो द्वीप ले जा रहा है, मतलब जावा द्वीप से हटाकर बोर्नियो द्वीप पर ले जा रहा है। तो ये इंडोनेशिया की पूरी कहानी थी। पूरा एक तरह से G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा हुआ संबंध था। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत में, जहां अगले साल G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यह 18वां शिखर सम्मेलन होगा। और 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा और भारत में होगा दोस्तों। तो यह कब होगा, इसके लिए डेट निर्धारित किया गया है 9 से 10 सितंबर 2023। दोस्तों 9 से 10 सितंबर में होगा और 2023 में होगा। यह डेट है अगले साल, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में यह सबसे बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि आगामी G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, कब होगा, किन बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। हालांकि मुख्य इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी यह उल्लेखित कर चुके हैं कि G20 के लिए हर प्रांत और हर क्षेत्रों में इसके सम्मेलनों के संबंध में कुछ आयोजन किए जाएंगे, जिससे भारत दुनिया भर के देशों को भारत की सांस्कृतिक वैभव तथा भारत की एकता और समृद्धि को देखने का अवसर मिलेगा, समझने का अवसर मिलेगा। दुनिया भर के देशों के लोग जब 2023 में इकट्ठा होंगे तब भारतीय संस्कृति और भारतीय समृद्धि को देखने का अवसर पाएंगे। तो यह भी प्रधानमंत्री जी का उसमें अपने भाषण में उल्लेख किया गया है। और नई दिल्ली में होगा। G20 में 20 देश तो आएंगे ही, पर 9 देशों को आमंत्रित सदस्य भारत ने बनाया है। मतलब भारत तरफ से 9 देशों को आमंत्रण मिला है। यहां ये याद रखेंगे कि 9 जो है यह तारीख को प्रारंभ होगा। सितंबर भी 9वां महीना है और 9 ही देशों को आमंत्रित किया गया है। आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं दोस्तों, 9 तारीख को इसकी शुरुआत होगी, 9वें महीने में शुरुआत होगी और 9 ही देशों को आमंत्रित किया गया है। यह कौन से देश हैं दोस्तों? तो ज्यादातर इसमें एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया है और भारत अपने पड़ोसी देशों को ज्यादा प्राथमिकता दिया है, जिसमें ओमान को निमंत्रण दिया है भारत ने, बांग्लादेश को निमंत्रण दिया है भारत ने, सिंगापुर को निमंत्रण दिया है भारत ने, मॉरिशस को निमंत्रण दिया है और संयुक्त अरब अमीरात को निमंत्रण दिया है। जबकि अन्य 3 देशों में एक यूरोपियन देश नीदरलैंड है, जबकि 2 अफ्रीकी देश जिसमें नाइजीरिया है और मिस्र है, इसी 9 देशों को आमंत्रित किया गया है भारत तरफ से। जब भारत में शिखर सम्मेलन होगा तो यह 9 देश G20 के सदस्य न होने के बावजूद भी यह भारत आएंगे और भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ मिलकर सम्मेलन में भागीदार बनेंगे। तो दोस्तों भारत में जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें क्या क्या मुख्य बिंदुएं हैं? समावेशी, न्याय संगत एवं सतत विकास। पहला मुद्दा रखा गया है समावेशी, न्याय संगत एवं सतत विकास। अगला मुद्दा क्या रखा गया है? लाइफ शब्द एक प्रधानमंत्री जी दिए हैं, लाइफ। उस पर क्या पूछ सकता है? लाइफ जो प्रधानमंत्री जी के लिए G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा रहेगा वह लाइफ क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इस लाइफ का फुल फॉर्म जो उन्होंने बताया है, लाइफ स्टाइल ऑफ फॉर इन्वायरमेंट, यह इस बात का उल्लेख किया गया है। फिर महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को जो है कि उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को साथ लेकर ही हम दुनिया को आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी इसका उल्लेख किए हैं।
डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास की बात की गई है कि जो जिस तरह से दुनिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, डिजिटल परिस्थितियां लगातार विकसित हो रही हैं, इसकी बुनियादी ढांचे बेहतर हो ताकि किसी प्रकार के डिजिटल परिस्थितियां लोगों को परेशान करने के बाद बजाय लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें। इसलिए भी बात प्रधानमंत्री जी इसका उठाए हैं, जो अगले G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में मुख्य बिंदु बनकर सामने दिखाई देगा। स्वास्थ्य एवं कृषि पर बात की गई है दोस्तों। स्वास्थ्य एवं कृषि, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि दुनिया भर में खाद्यान्न संकट को जो इस बार चिन्हांकित किया गया है, इसलिए अगले बार कृषि को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। और जिस प्रकार से कोविड की परिस्थितियों से दुनिया उभर रही है, उसमें स्वास्थ्य को प्राथमिकता के रूप में रखा गया है, तो स्वास्थ्य एवं कृषि को लेकर रखा गया है। और छठवां और अंतिम है जलवायु परिवर्तन। यह एक बहुत बड़ा संकट है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन लगातार अपने स्वरूप को संकट में डाल रहा है, हमारे स्वरूप को संकट में डाल रहा है, इस परिवर्तन से हमें बचाना होगा, हमें बचना होगा। और बचने के लिए जो रोड मैप तैयार किया जाएगा वो नई दिल्ली में एक चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा। तो दोस्तों, हमने आपको इसको डिटेल में बताने का इसलिए प्रयास किया गया है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि भारत की मुद्रा क्या किसे कहा जाता है, क्योंकि ये सभी आपसे जुड़ा हुआ विषय है। आप निश्चित तौर पे, मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप सब कुछ जान रहे होंगे। इसलिए जो आगे की बातें इसमें मुख्य बिंदु बनकर आएंगी, हम समय समय पर अपने करंट अफेयर्स में इस पर चर्चा भी करते रहेंगे दोस्तों। और भी G20 से आप क्या जानना चाहते हैं, अगर हमें कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट का जवाब जरूर से देंगे। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है दोस्तों, तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर किसी को यह लाभ हो सके, इस करंट अफेयर्स की बातें हर किसी के पास पहुंच सके। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।